हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्ज़ाम टाइम। आज हम इस वीडियो में पॉलिटी के टॉप 25 एमसीक्यू देखेंगे, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगा। इसमें जितने भी क्वेश्चन लिए गए हैं सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, जो कि बार बार आपके पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, राज्यों के सीमा क्षेत्र में वृद्धि, कमी, नाम परिवर्तन से संबंधित अध्यादेश पर निम्नलिखित में से किसकी पूर्व मंजूरी आवश्यक है। तो इसके ऑप्शन आपके हैं, प्रधानमंत्री, संसद, राज्यपाल या फिर राष्ट्रपति। तो क्षेत्र में वृद्धि, कमी या फिर नाम परिवर्तन से संबंधित अध्यादेश पर पूर्व मंजूरी आपकी राष्ट्रपति की आवश्यक है। ऑप्शन नंबर डी के साथ आपका आंसर जाएगा। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देशी रियायतों के एकीकरण में सरदार पटेल के अलावा निम्न में से किन दो व्यक्तियों ने प्रमुख भूमिका निभाई थी। तो आपके ऑप्शन हैं, लॉर्ड माउंटबेटन एवं कृष्णाचारी, वीपी मेनन एवं अंबेडकर, वीपी मेनन, सॉरी टाइपिंग मिस्टेक है, मेनन कर लीजिएगा, वीपी मेनन और लॉर्ड माउंटबेटन, या फिर अंबेडकर या कृष्णमाचारी। तो आपके सही आंसर होंगे बीपी मेनन और लॉर्ड माउंटबेटन। ऑप्शन नंबर सी के साथ आंसर जाएगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल के अलावे आपके बीपी मेनन और लॉर्ड माउंटबेटन ने मुख्य भूमिका निभाए थे देशी रियासतों के एकीकरण में। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। ये क्वेश्चन आपके बीपीएससी में पूछे गए हैं बहुत बार, इसलिए इसको ध्यान से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके हैं, अनुच्छेद 1 में उल्लेखित भारत व संघ शब्द से क्या आशय है। तो अनुच्छेद 1 में जो उल्लेखित हैं भारत और संघ, तो इनमें भारत आपका देश का नाम है और संघ आपके राज पद्धति का प्रकार है। तो ऑप्शन नंबर बी के साथ आपके आंसर जाएंगे। बाकी ऑप्शन आप देख सकते हैं। ठीक है, तो आंसर आपके होंगे ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान किस देश का है। ऑप्शन है इंग्लैंड, अमेरिका, भारत या फ्रांस। तो विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान आपके प्यारे भारत के हैं। तो ऑप्शन नंबर सी के साथ आंसर जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस मूल अधिकारों का संरक्षक समझा जाता है। सॉरी, यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है, किसे मूल अधिकारों का संरक्षक समझा जाता है, इसको किसी कर लीजिएगा। ठीक है, तो किसे मूल अधिकारों का संरक्षक समझा जाता है। तो ऑप्शन आपके हैं, संसद को, राष्ट्रपति को, न्यायपालिका को या फिर प्रधानमंत्री को। तो मूल अधिकारों का संरक्षक आपके सर्वोच्च न्यायालय को समझे जाते हैं। तो ऑप्शन के आधार पे आपके होंगे न्यायपालिका को। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी के साथ आपका आंसर जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकारों में कब सम्मिलित किया गया। तो आपके ऑप्शन है, 71वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा, 93वें संविधान संशोधन अधिनियम 2005 के द्वारा, या फिर 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा, या फिर 103वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा। तो आपके सही आंसर होंगे 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी के साथ आपका आंसर जाएगा। ठीक है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है और किसी भी रूप में इसके आचरण का निषेध करता है। तो आपके ऑप्शन है अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 15 या फिर अनुच्छेद 17। तो अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है आपका अनुच्छेद 17। ऑप्शन नंबर डी के साथ आंसर जाएगा। छुआछूत का अंत करता है अनुच्छेद 17। ठीक है, इसको याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार क्या है। तो आपको बताना है मौलिक अधिकार क्या है। वाद योग्य है, अवाद्य योग्य है, या फिर लचीले है, या फिर कठोर है। तो मौलिक अधिकार आपके वादी योग्य है। तो ऑप्शन नंबर ए के साथ आंसर जाएगा, क्योंकि ये आपके इसके मामले में आप याचिका दायर कर सकते हैं हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में, इसलिए यह आपके वादी योग्य है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारतीय दंड संहिता की किस धारा के अनुसार आत्महत्या के प्रयास को दंडनीय अपराध माना गया है। तो आत्महत्या के प्रयास को दंडनीय अपराध किस धारा के अनुसार माना गया है, ये आपको बताना है। तो ऑप्शन आपके हैं, धारा 306, धारा 307, धारा
308 या फिर धारा 309। तो आत्महत्या के प्रयास को दंडनीय अपराध माना गया आपके धारा 309 के आधार पर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी के साथ आंसर जाएगा। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य के आदर्श की घोषणा करता है? तो आपके ऑप्शन है मूल अधिकार, उद्देशिका, राज्य की नीति निर्देशक तत्व या फिर 7वीं अनुसूची। तो कल्याणकारी राज्य के आदर्श की घोषणा करते हैं आपके राज्य की नीति निर्देशक तत्व। ऑप्शन नंबर सी के साथ आंसर जाएगा। ठीक है, ये भी क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा के अनुसार अदा किया जाता है, किसने कहा था? तो यह कथन किसका है, ये आपको बताना है। ठीक है, ऑप्शन आपके हैं बी आर अम्बेडकर ने, के एम मुंशी ने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने या फिर के टी शाह ने। तो ये कथन आपके हैं के टी शाह के टी शाह ने ही कहा था कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा के अनुसार अदा किया जाता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हुआ। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का उद्देश्य नहीं है? तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के उद्देश्य कौन सा नहीं है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, ये तो उद्देश्य है, तो सही है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है सामाजिक आर्थिक न्याय को सुनिश्चित करना, ये भी उद्देश्य है। एक धार्मिक राज्य की स्थापना करना, ये आपके उद्देश्य नहीं है राज्य के नीति निर्देशक तत्व के। तो ऑप्शन नंबर सी के साथ आपका आंसर जाएगा। बाकी ऑप्शन भी देख सकते हैं आप। एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करना, ये भी उद्देश्य है। तो आंसर आपके हुए ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, भारत किसी भी धर्म को बढ़ावा नहीं देता, इसलिए एक धार्मिक राज्य की स्थापना करना या नीति निर्देशक तत्व के उद्देश्य नहीं हो सकते हैं। ठीक है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है? तो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संबंधित आपके अनुच्छेद हैं, ऑप्शन नंबर सी के साथ आंसर जाएगा, अनुच्छेद 51। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपके आंसर होंगे। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संबंधित आपके अनुच्छेद 51 है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, संविधान में मूल कर्तव्यों को किसकी सिफारिश पर सम्मिलित किया गया है? तो संविधान में जो मूल कर्तव्य जोड़े गए थे आपके 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, ये आपके जोड़े गए थे आपके स्वर्ण सिंह समिति के आधार पर। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। ऑप्शन नंबर सी के साथ आपका आंसर जाएगा। ठीक है, बाकी सारे ऑप्शन भी आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत की प्रभुत्ता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें, यह उपबंध किस में किया गया है? तो यह उपबंध आपके ऑप्शन है संविधान की उद्देशिका में, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में, मूल अधिकारों में या मौलिक कर्तव्यों में। तो भारत की प्रभुत्ता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें, यह उपबंध आपके किए गए हैं मौलिक कर्तव्यों में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी के साथ आंसर जाएगा मौलिक कर्तव्य। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में किस अनुच्छेद के तहत मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया है? तो ऑप्शन है अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 56, अनुच्छेद 51 क या फिर अनुच्छेद 50। तो मूल कर्तव्य जो है ये आपके जोड़े गए थे आपके अनुच्छेद 51 क के तहत। ऑप्शन नंबर सी के साथ आंसर जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा था, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन द्वारा 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया? तो आपके 42वां संविधान संशोधन के द्वारा जो मूल कर्तव्य जोड़े गए थे उसमें आपके 10 मूल कर्तव्य थे और 11वां आपके जोड़े गए थे आपके 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर आपके डी के साथ आंसर जाएगा। ठीक है, बाकी ऑप्शन आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करके देते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा था, इसको याद रखिए। ठीक है, तो भारत के राष्ट्रपति जो हैं ये त्यागपत्र देते हैं आपके
उपराष्ट्रपति को संबोधित करके। ऑप्शन नंबर बी के साथ आपका आंसर जाएगा, ठीक है। सॉरी, ऑप्शन नंबर बी आपके आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके हैं, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदत्त है? तो ऑप्शन आपके हैं अनुच्छेद 360, अनुच्छेद 200, अनुच्छेद 123 या फिर अनुच्छेद 356। तो भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की जो शक्ति प्रदान किए गए हैं वो आपके हैं अनुच्छेद 123 के तहत, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी के साथ आंसर जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाने की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाने की प्रक्रिया जो है आपके अनुच्छेद 61 के तहत हटाया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर बी के साथ आंसर जाएगा, ठीक है। अनुच्छेद 61 में आपके वर्णन किए गए हैं महाभियोग का, ठीक है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 78 में किसके दायित्वों का प्रावधान है? ऑप्शन है लोकसभा अध्यक्ष के, राज्यसभा के सभापति के, प्रधानमंत्री के या फिर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के। तो अनुच्छेद 78 में जो है ये आपके प्रधानमंत्री के दायित्वों का वर्णन करता है। ऑप्शन नंबर सी के साथ आंसर जाएगा, ठीक है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 108 के अंतर्गत लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आयोजित की जाती है? तो ऑप्शन आपके हैं प्रधानमंत्री द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा, लोकसभा स्पीकर द्वारा या फिर राज्यसभा के सभापति द्वारा। तो अनुच्छेद 108 के अंतर्गत संयुक्त बैठक आपके राष्ट्रपति द्वारा आयोजित किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी के साथ आंसर जाएगा। और संयुक्त बैठक की अध्यक्षता आपके लोकसभा स्पीकर करते हैं, ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति की क्षमता, सॉरी टाइपिंग मिस्टेक है, इसको क्षमा कर लीजिएगा, ठीक है। तो राष्ट्रपति की क्षमा आदि की शक्ति क्या है आपको बताना है। ऑप्शन है विधायी शक्ति, न्यायिक शक्ति, कार्यपालिका शक्ति या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्षमा आदि की शक्ति जो प्राप्त है राष्ट्रपति को, ये आपके न्यायिक शक्ति है। ऑप्शन नंबर बी के साथ आंसर जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? तो भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है ये बताना है। ऑप्शन है प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, राष्ट्रपति या फिर सबसे लंबे समय तक सेवारत सेनाध्यक्ष। तो सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर आपके होते हैं राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर सी के साथ आंसर जाएगा, इसको याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संसद किससे मिलकर बनती है? ऑप्शन है केवल लोकसभा और राज्यसभा। अगला ऑप्शन है लोकसभा, राज्यसभा और योजना आयोग। नेक्स्ट ऑप्शन है भारत का राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा या फिर कैबिनेट सचिवालय, लोकसभा और राज्यसभा। तो सही आंसर आपका होगा भारत का राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। भारत के राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा मिलकर आपके संसद का निर्माण करते हैं। ऑप्शन नंबर सी के साथ आंसर जाएगा, ठीक है, इसको याद रखिए, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है, जनहित याचिका कहाँ प्रस्तुत की जाती है? तो जनहित याचिका जो है आपके प्रस्तुत किए जा सकते हैं आपके उच्च न्यायालय एवं सर्वोच्च न्यायालय दोनों जगह। तो ऑप्शन नंबर डी के साथ आंसर जाएगा, ठीक है, बाकी सारे ऑप्शन आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की किस प्रकार नियुक्ति की जाती है? तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किस प्रकार किए जाते हैं ये आपको बताना है। ऑप्शन आपके हैं राज्यसभा द्वारा अनुमोदित किए जाने पर, लोकसभा के सलाह पर, भारत के मुख्य न्यायाधीश की परामर्श से या फिर प्रधानमंत्री की सलाह पर।
तो राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति आपके भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श के आधार पर किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी के साथ आंसर जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, आज का अंतिम क्वेश्चन है, PIL का पूरा नाम क्या है? PIL जो कि आपके क्या होता है, याचिका दायर जो करते हैं उसी को ही कहा जाता है जनहित याचिका जिसे कहते हैं, उसका नाम ही इंग्लिश में आपका PIL कहा जाता है। ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म क्या है इसको बताना है। ऑप्शन है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, पब्लिक इंक्वायरी लिटिगेशन, पब्लिक इन्वेस्टमेंट लिटिगेशन या फिर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट लिटिगेशन। तो PIL का पूरा नाम आपका है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। ऑप्शन नंबर ए के साथ आंसर जाएगा। ठीक है, इसको याद रखिएगा। आज के इतने ही MCQ थे। अगर आपको वीडियो पसंद आए हो तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। ओके, थैंक यू, बाय।